ऑटो चेन्नई के पुष्पा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से गुजर रहा था कि तभी नीलिमा पर नज़र पड़ी। 3-4 बरस के एक लड़के का हाथ थामे वह दुकान से निकल रही थी। मैं अपनी उत्सुकता रोक न पाई, मात्र तो मानो बांध तोड़कर छलछलाने को बेताब हो रहा था। मैंने ऑटो रुकवाया और उसे पैसे देकर उतर गई। धीरे धीरे उसके पास पहुंची और आवाज़ दी, नीलिमा। वह एकाएक चौंक कर मुड़ी, फिर तेज़ी से मुझसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। भय से सिमटकर वह लड़का भी रोने लगा। मेरे शरीर के निस्तब्ध तार नीलिमा के स्पर्श से झंझना उठे। रोम रोम में एक अजीब सा आनंद समाने लगा। इतने वर्षों बाद जिसे पाया था, उसे अपने से अलग करने का मन ही नहीं हो रहा था। काफ़ी देर होने के बाद जब उसने आवाज़ सुनी, दीदी मुझे डर लग रहा है, पिताजी के पास चलो, तभी वह संभली, आंसू पोंछकर मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। फिर बोली, माँ हम यहाँ मलर अस्पताल में हैं, पिताजी 5वीं मंजिल पर कमरा नंबर 18 में हैं। देर हो रही है, मैं जाती हूँ, हो सके तो शाम को आ जाइएगा। ये मेरा भाई अभय है। फिर अपने भैया के कंधे पर हाथ रखकर वह मेरी नज़रों से ओझल हो गई। नीलिमा का आकर्षण इतना था कि मैं ये भूल ही गई कि मुझे विकास ने सवेरा होटल में मिलना है। मैं सोचने लगी कि कहाँ मुझसे नफ़रत करने वाली उस दिन की गोरी चिट्टी खूबसूरत नीलू, और कहाँ आज की दुख और वेदना का बोझ ढोए बचपन में ही प्रौढ़ता लिए यह नीलिमा। मैंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से विकास को सूचना भिजवाई कि 15 मिनट में मैं आ रही हूँ, और जल्दी से ऑटो लेकर चल पड़ी। अनायास मेरी आंखों में आनंद का चेहरा घूम गया। मेरे माँ बाप ने उसका लंबा कद, गोरा रंग, मस्ती भरी जवानी और आकर्षक व्यक्तित्व देखकर मेरा विवाह उससे तय किया था। मैंने हिंदी साहित्य में एमफिल किया था और एक कॉलेज में पढ़ाती थी। आनंद बैंक में अफसर था। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके शादी की थी। शादी के तुरंत बाद उसका तबादला दिल्ली हो गया, इसलिए हम लोग वहाँ चले गए। शादी होते ही मैंने नौकरी छोड़ दी थी। हालांकि आनंद को ये अच्छा नहीं लगा था, परंतु मैं तबादले के झमेलों में पड़ना नहीं चाहती थी। दिल्ली जैसे महानगर में खर्चे तो बढ़ते ही जाते हैं। एक दिन आनंद ने ही बात छेड़ी, सावित्री, सारा दिन घर में बैठे तुम्हें घुटन महसूस नहीं होती? मेरा दोस्त कह रहा था कि कॉलेज में हिंदी प्राध्यापक की जगह खाली है, कहो तो बात चलाऊं। मैंने कहा, वैसे मेरी नौकरी करने की अभी इच्छा नहीं है, घर पर भी तो बहुत सारे काम होते हैं। बुनाई कढ़ाई आदि सीख रही हूँ, ढंग से खाना बनाना भी तो अभी ही सीख रही हूँ। आनंद को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं हैं, इतनी शिक्षा हासिल करने के बाद तुम्हारा इस तरह घर में बैठे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर महंगाई भी कितनी है, तुम हाथ बटाओगी तो हम घर के लिए कुछ चीज़ें खरीद सकेंगे। आनंद की बात उस समय मुझे भी सही लगी। उसी ने दौड़ धूप करके मुझे श्री राम कॉलेज में नौकरी दिलाई। दिन गुजरते गए। 8-9 वर्षों बाद ही नीलिमा का जन्म हुआ था। उसके जन्म के बाद से सब कुछ बदल गया। आनंद को बेटी से बहुत अधिक लगाव था। जब तक वह 5 साल की हुई तब तक मेरी सास हमारे साथ रहीं। अकेली विधवा सास का हमें बहुत अधिक सहारा था। मेरी और पति की तनख्वाह से गृहस्थी की गाड़ी मौज से चल रही थी। मैंने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। कॉलेज में प्रिंसिपल की जगह खाली होने वाली थी। मेरी पीएचडी के ख़त्म होने में 6 महीने बाकी थे, इसलिए पूर्व प्रिंसिपल ने मेरी सिफारिश की थी। मैं जी जान से पीएचडी की समाप्ति में लगी थी। अचानक मेरी सास गुजर गईं। आनंद को माँ की मृत्यु से ज़्यादा बेटी का अकेलापन खटकने लगा। उसने माँ की 13वीं होते ही कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम नौकरी छोड़ दो। जब नीलू बड़ी हो जाएगी तो फिर नौकरी कर लेना। मैं चौंकी, फिर स्थिति को संभालते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम ऐशो आराम की ज़िंदगी के आदी हो चुके हैं। मेरी तनख्वाह नहीं होगी तो दिल्ली जैसे शहर में तुम्हारे अकेले की तनख्वाह से गुजर बसर कैसे होगी? कम से कम पीएचडी छोड़ दो। देर से घर आओगी तो नीलिमा बहुत दुखी हो जाएगी। वह दिन भर अकेली कैसे रह पाएगी? उसे तुम क्यों नहीं संभाल लेते? 4 महीने में मेरी थीसिस पूरी हो जाएगी, फिर जल्दी ही मैं प्रिंसिपल का पद संभाल लूँगी। कॉलेज की तरफ से वहीं घर भी मिल जाएगा। फिर नीलू की परवरिश में कोई बाधा नहीं आएगी। आनंद उस समय खामोश रह गया।
परंतु उसके मन में ज्वालामुखी ने धधकना आरंभ कर दिया। मैंने नीलू को कॉलेज के पास शिशु सदन में छोड़ना शुरू कर दिया। मैं रोज़ सवेरे उसे छोड़ आती और शाम को आनंद उसे ले आता। मुझे थीसिस का काम खत्म कर लौटने में रात को देर हो जाती। नीलिमा उदास रहने लगी थी। उसकी खामोशी मुझे कभी कभी बहुत अकड़ती, परंतु मैं अपनी थीसिस अधूरी नहीं छोड़ सकती थी। हम दोनों के बीच अक्सर मनमुटाव होता। वह अक्सर कहता, माँ बाप के रहते दिन भर बच्ची इस प्रकार अनाथों की तरह रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तपाक से उत्तर देती, तो मैं क्या करूँ? यह तो होता नहीं कि कोई उचित सुझाव दो, बस सदा कोसते ही रहते हो। जब बात बहुत बढ़ जाती तो वह कहता, तुम अपनी थीसिस को अपनी बेटी की परवरिश से ज़्यादा ज़रूरी समझती हो। कैसी माँ हो? मैं कहती, तुम मुझसे जलते हो। तुम्हारा अहम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं तुमसे ऊंचे पद पर पहुंचूं, तभी तुम मुझे ताने देते रहते हो। यह मत भूलो कि मुझे नौकरी पर जाने को मजबूर तुमने ही किया था। नीलिमा ही सदा हम दोनों के आपसी झगड़ों के बीच बचाव करती। वह सदा एक ही बात कहती, मैंने तो कभी कोई शिकायत नहीं की, मुझे लेकर आप लोग क्यों लड़ते रहते हैं। वैसे नीलिमा चिड़चिड़ी सी रहती, बात बात पर जिद करती। ऊपर से आनंद उसे मेरे विरुद्ध हमेशा कुछ न कुछ कहकर भड़काता रहता। मुझे घर के माहौल में घुटन सी होने लगती, परंतु थीसिस अधूरी छोड़ने के लिए मैं कतई तैयार न थी। मेरी बच्ची मेरे जिगर का टुकड़ा थी। उसके रोने की आवाज़ मुझे परेशान कर देती। एक दिन मैंने छुट्टी ले ली। घर में उसकी पसंद की खीर बनाई और आलू की टिकिया। ये दोनों चीज़ें उसे बहुत अच्छी लगती थी। वह स्कूल से घर आई। मैं बड़े प्यार से उसे मेज़ के पास ले गई। उसने मेज़ पर रखी चीज़ें एक एक कर खोलीं, फिर बंद कर दीं। मैं खुशी खुशी उसकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करने लगी। जब वह कुछ न बोली तो मैंने ही कहा, चल नीलू, आज मैं तुझे स्वयं हाथ से खिलाती हूँ। क्यों? आज मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों? उसके शब्द सूल की तरह मेरे हृदय को बेंध गए। बेटी, कैसी बात करती हो? मैंने तेरी पसंद की चीज़ें बनाई। देख, खीर, आलू की गरम गरम टिकिया। मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ? मुझसे नाराज़ हैं? अगर तुम मुझे हर रोज़ इस प्रकार का खाना खिलाओगी तो मैं आज खाने को तैयार हूँ। मैं चुप हो गई। क्या जवाब देती? आखिर उसी ने चुप्पी तोड़ी। बोलो, जवाब दो। क्या हर रोज़ घर पर रह सकती हो? तब तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और नौकरी छोड़ दूँ तो हम तुम्हें वह सुख और आराम नहीं दे पाएंगे जो तुम्हें आज मिल रहा है। देखो, तुम्हारे पास टीवी है, एसी है, कितने खिलौने हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ती हो। क्या ये सब तुम्हें खोना अच्छा लगेगा? लेकिन पिताजी तो कहते हैं कि तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। वे तो यूँ ही कहते हैं। तुम जब बड़ी हो जाओगी तभी ये बात समझ पाओगी। क्या पता। लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा हर रोज़ देर से आना, फिर रात को तुम्हारा और पिताजी का झगड़ा। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। मैंने बच्ची को आलिंगन में भींच लिया। फिर कहा, कहो तो तुम्हें हॉस्टल भेज दूँ। वहाँ तुम्हें खूब सारी सहेलियाँ मिलेंगी, खूब मज़ा आएगा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उस रात मैंने आनंद से इस बात का जिक्र किया। मुझे तो आश्चर्य होता था कि उस व्यक्ति से मैंने शादी कैसे की। वह कितना बदल गया था, कठोर, हृदयहीन और अहंकारी। उसने गुस्से से लगभग चीखते हुए कहा, कैसी माँ हो? बच्ची को अपने से अलग करना चाहती हो। मैं बोली, उसे मैं अलग कहाँ कर रही हूँ? आजकल तो सभी बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं। 1 साल में मेरा काम हो जाएगा, फिर प्रिंसिपल बन जाने पर कॉलेज के कैंपस में ही घर मिल जाएगा। नीलू को फिर घर ले जाएंगे। आनंद ने तपाक से उत्तर दिया। औरों की बात छोड़ो, सोसाइटी में झूठी शान बघाड़ने के लिए लोग बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये ख्याल दिल में फिर कभी मत लाना कि मैं कॉलेज कैंपस में तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं दंग रह गई। थोड़ी देर बाद पूछा, आप वहाँ क्यों नहीं रहेंगे? हमारी बच्ची की देखभाल भी वहाँ ढंग से हो जाएगी। मैं भी उससे ज़्यादा समय दे पाऊँगी। क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पलूँगा? मैं मर्द हूँ, याद नहीं है मैंने तुम्हारे पिताजी से क्या कहा था? भला मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? तुमने पिताजी से कितने आक्रोश में कहा था कि मैं चाहे मिट जाऊँ, परंतु दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पल सकता।
मेरे बाजुओं की ताकत पर भरोसा हो तो अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दें। अपनी खुददारी पर बहुत गर्व था ना तुम्हें? था नहीं, आज भी है। लेकिन हम तुम अलग तो नहीं है ना। स्त्री पुरुष का अस्तित्व तो अलग है और अलग ही रहेगा। तो तुमने मुझे नौकरी करने के लिए मजबूर क्यों किया? अब भी मैं तुम्हें नौकरी करने से नहीं रोकता, बस यही कहता हूँ कि घर और बच्ची का ध्यान रखो। पीएचडी वगैरह की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी जितनी तनख्वाह है उतनी ही काफ़ी है। महत्वाकांक्षाओं का कभी अंत नहीं होता, लेकिन मेरे इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बच्ची को हॉस्टल भेजने और तुम्हारी इस लेक्चरबाजी में कोई संबंध है। तभी तो कह रहा हूँ, मेरी बेटी हॉस्टल नहीं जाएगी। तुम पीएचडी छोड़कर उसकी परवरिश करो, नहीं तो मैं उसे अपनी बहन के पास जयपुर भेज दूँगा। फिर अपना तबादला भी वहीं करा लूँगा। नीलिमा केवल तुम्हारी बेटी नहीं है, उस पर मेरा भी उतना अधिकार है जितना कि तुम्हारा। उसके संबंध में मुझे भी निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। इस निर्णय की हकदार तुम तभी बन सकती हो जब उसका भला चाहो। माँ होकर अगर अपनी प्रतिष्ठा, यश और पदवी के लिए तुम उसे हॉस्टल भेजने पर उतारू हो जाओ तो ऐसे में तुम उस हक से वंचित हो जाती हो। मेरे क्रोध का पारा बार ना रहा। मैं भी बहुत कुछ बोल गई, आनंद ने भी बहुत कुछ कहा। बात बढ़ती ही चली गई। इतने में नीलिमा दौड़ती हुई आई और लगभग चीखती हुई बोली, बंद करो ये झगड़ा, नहीं रहना मुझे अब इस घर में। मैं आंटी के पास जयपुर जाऊंगी। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने छाती पर गोली दाग दी हो। मैं एकदम से पलटकर अपने कमरे में चली गई। मन में विचार उठा, क्या अपनी पहचान बनाना गुनाह है? क्या मैं कोई गलती की है? मुझे पीएचडी नहीं करनी चाहिए क्या? मन ने झकझोरा, नहीं, गलती मर्दों की है। पति का अहम मेरी पदोन्नति स्वीकार नहीं कर पाता। वह आखिर शाखा अधिकारी है और अगर मैं प्रिंसिपल बन गई तो उसको समाज में वह इज्जत नहीं मिलेगी जो मुझे मिलेगी। वह मुझसे जलता है। मैं हार मानने से रही। नीलिमा अभी बच्ची है, एक दिन वह माँ का प्यार ज़रूर महसूस करेगी। विचारों के सागर में गोते लगाते लगाते कब आँख लग गई पता ही ना चला। सुबह उठी तो कुछ अजीब सी मायूसी ने घेर लिया। आनंद को नज़दीक न पाकर जल्दी से उठकर ड्राइंग रूम में पहुंची। घर की निस्तब्धता भयानक लगने लगी। नीलिमा, मैंने आवाज़ दी, लेकिन मेरी आवाज़ गूंजती हुई कानों में टकराने लगी। दिल धड़कने लगा। सहसा मेज पर रखी हुई चिट्ठी ने ध्यान आकर्षित किया। धड़कते दिल से उठाकर उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मैं नीलिमा को लेकर जयपुर जा रहा हूँ। उसकी मर्जी से ही ये सब हो रहा है। कभी हमारे लिए वक्त निकाल सको तो जयपुर पहुँच जाना। आनंद। इसके बाद बहुत कुछ हो गया। नीलिमा ने मुझे समझने या समझाने का मौका ही नहीं दिया। इतने समय बाद उसे देखकर पुराने जख्म हरे हो गए। मैं सोचने लगी, आनंद अस्पताल में क्या कर रहा है? कैसी विचित्र परिस्थिति है, कैसा अजीब संगम। क्या कहूँगी आनंद से? क्या वह मुझे पहचानेगा? क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं जब विकास से मिली तो बड़ी परेशानी में थी। उसने देखते ही कहा, क्या हुआ? एक तो देर से आई हो, फिर इतनी घबराहट। सब कुछ ठीक तो है ना? कोई बुरी खबर है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए अपने विचारों को झटकने का प्रयास किया। हम होटल के अंदर गए। मन में विचारों का बवंडर उठ रहा था। क्या विकास को सब कुछ बता दूं? क्या वह समझ पाएगा? आनंद से मिलने कैसे जाऊं? विकास से क्या कहूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखकर विकास ने ही कहा, सभी, मैं कुछ समझ रहा हूँ। समस्या क्या है? साफ साफ कहो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने विकास को सब कुछ बता दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी सी बात के लिए परेशान हो? गोष्ठी खत्म होने के बाद उससे जाकर मिल लो, मैं भी साथ चलूँगा। उसने इतनी आसानी से कह दिया, पर मैं अपने को संभाल नहीं पा रही थी। भोजन के दौरान स्मृति पटल पर चलचित्र की तरह बीते दिन फिर से उभर आए। अपनी पीएचडी की समाप्ति पर प्रफुल्लित, उत्साहित मैं जयपुर चल पड़ी। मन मुझे दोषी ठहराने लगा। मैंने इन 6 महीनों में उन लोगों की कोई खोज खबर नहीं ली थी। उन लोगों ने भी मुझे कोई पत्र नहीं लिखा था।
मैं सोचने लगी कि मेरी बेटी नीलिमा को भी क्या मेरी याद कभी नहीं आई होगी, पर मैंने ही कौन सा उसे याद किया। पीएचडी की तैयारी इतनी अजीब होती है कि व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। परंतु इसमें गलती ही क्या है। आनंद भी जब कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के लिए विदेश गया था तो उसने भी तो कोई खोज खबर नहीं ली थी। मैं भी तो व्यस्त थी। आनंद मेरी मजबूरी ज़रूर समझ गया होगा। मैं जब घर जाऊंगी तो वे लोग बहुत खुश होंगे, सैर्स मेरा स्वागत करेंगे। मन में आशा की किरण जागी, लेकिन तुरंत ही निराशा के बादलों ने उसे ढक दिया। क्या सचमुच वे मेरा स्वागत करेंगे? मुझे अगर घर में प्रवेश ही नहीं करने दिया तो? संशय के साथ ही मैंने जयपुर पहुंचकर ननद के घर में प्रवेश किया। ननद विधवा हो गई थी, अपना कोई नहीं था। नीलिमा से उसे बहुत प्यार था, बहुत रईस भी थी, इसलिए बड़ी शान से रहती थी। घर में नौकर चाकरों की कमी नहीं थी। मैंने डरते डरते भीतर प्रवेश किया। आनंद बाहर बरामदे में खड़ा था। उसने मुझे देखते ही व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेम साहब को फुर्सत मिल गई। मैंने ज़बरदस्ती अपने क्रोध को रोका और मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश किया। अंदर से ननद की कठोर व कर्कश आवाज़ ने मुझे टोका, जिस परिवार से तुमने 6 महीने पहले रिश्ता तोड़ दिया था, अब वहाँ क्या लेने आई हो? मैंने कब रिश्ता तोड़ा था? ननद बोली, जब बच्ची को मेरे सुपुर्द कर दिया तो क्या संबंध तोड़ना नहीं हुआ? मैंने हैरान हो बरबस अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए कहा, दीदी, मैं आपसे अपना अधिकार जताने या लड़ने नहीं आई हूँ। नीलिमा कानूनन आज भी मेरी ही बेटी है। मैं केवल उसे लेने आई हूँ। सफ़र की थकान और मई की लू के थपेड़ों ने मुझे पहले ही पस्त कर दिया था। ऊपर से आनंद के शब्दों ने मुझे और भी व्यथित कर दिया। उसने बेरुखी से कहा, नीलिमा को ले जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वह तुमसे कोई संबंध रखना ही नहीं चाहती। मैंने आपा खोते हुए कहा, क्या रिश्ते कच्चे धागों के बने होते हैं जो इतनी जल्दी टूट जाते हैं? इतने में नीलिमा बाहर आई। मैंने सोचा था कि वह मुझसे गले मिलेगी, रोएगी। अगर वह मुझे कोसती, उठती, रोती, कुछ भी करती तो मैं खुश हो जाती, परंतु उसकी बेरुखी ने मुझे परेशान कर दिया। उसने कहा, माँ, क्या लेने आई हो यहाँ? शुक्र है तुम मुझे अभी माँ तो मानती ही हो। मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी पीएचडी पूरी हो गई है। जून से मुझे प्रिंसिपल का पद मिल जाएगा। कॉलेज के कैंपस में ही हमारा घर होगा। तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। अब हम साथ साथ रहेंगे। पिताजी हमारे साथ नहीं चलेंगे और मैं उनके बगैर रह नहीं सकती। क्या आप हमारे साथ यहाँ नहीं रह सकती? मैं कुछ भी ना कह पाई। मेरा वजूद मुझे नौकरी छोड़ने से रोक रहा था। मैं तबादले की कोशिश करने को तैयार थी, प्रिंसिपल का पद छोड़ने को भी तैयार थी, परंतु नौकरी छोड़कर बैठे रहना मुझे मंजूर नहीं था। अगर मर्द का अहम इतना तन जाए तो नारी ही क्यों? हम दोनों ने अपने अपने अहम के चलते बच्ची के भविष्य की बात सोची ही नहीं। मैंने फिर विनम्रता से स्नेह से कहा, बेटी, मैं तबादले की कोशिश करती हूँ, तब तक तुम मेरे साथ रहो। 1 साल के भीतर हम यहीं आ जाएंगे। मैंने पलटकर पिता की ओर देखा। क्यों, मंजूर है? आनंद बोला, सोच लो, मैं वहाँ नहीं रहूँगा। तुम्हें घर में अकेले दीवारों से बात करते हुए रहना पड़ेगा। फिर तुम्हारी माँ के कथन में न जाने कितनी सच्चाई है, बाद में मुकर जाए तो। मुझे आनंद पर बहुत क्रोध आया कि न जाने भाई बहन ने नीलिमा से मेरे विरुद्ध क्या कुछ कह दिया था। वह बेचारी अपने नन्हे से मस्तिष्क में विचारों का बवंडर लिए चुप रह गई। मेरी ननद ने कहा, अभी बच्ची को ले जाने की क्या ज़रूरत है? जब तबादला हो जाएगा तब देख लेंगे। अभी तो वह यहाँ बहुत खुश है। मुझे ये सलाह ठीक लगी। मैं अगली ट्रेन से ही दिल्ली लौट आई। मेरे मन में भी आगे के कार्यक्रमों के बारे में योजनाएं बनने लगी थी। मैंने लौटते ही अपने तबादले के बारे में सेक्रेटरी से अनुरोध किया तो उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रिंसिपल की नौकरी के लिए सिफारिश आई है। क्या यह सब कुछ छोड़कर जयपुर जाना चाहोगी? मैंने कहा, परिवार की खुशी के लिए नारी को थोड़ा सा त्याग करना ही पड़ता है, तभी तो वह नारी होने का दायित्व निभा पाती है। मुझे लोगों ने बहुत समझाया, पर मैं टस से मस ना हुई। लेकिन तबादले की अर्जी देते ही तो तबादला नहीं हो जाता। सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षकों का आदान प्रदान हो सकता है।
यूनिवर्सिटी में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान मेरी रजनी से मुलाकात हुई। उसके पति का दिल्ली तबादला हो गया था और वह भी यहाँ आना चाहती थी। जयपुर कॉलेज से दिल्ली आने की उसकी उत्सुकता देख मैं भी अत्यंत प्रसन्न हुई। हम दोनों ने ही आदान प्रदान के सारे कागजात जमा करवा दिए। फिर मैं 4 दिनों की छुट्टी ले जयपुर गई। जयपुर से मेरे पति के पत्र नियमित रूप से नहीं आते थे। ननद तो कभी लिखती ही नहीं थी। मैं अपने ख्यालों में खोई हुई यह सोच भी नहीं पाई कि शायद वे लोग मुझसे कन्नी काट रहे हैं। जयपुर पहुंचने पर पता चला कि ननद को कैंसर था। जब तक पता चलता काफ़ी देर हो चुकी थी। उनकी देखभाल के लिए माया नाम की 20-21 वर्षीय नर्स रख ली गई थी। मैंने पति से पूछा, मुझे सूचना क्यों नहीं दी? क्या मैं इतनी गैर हो गई थी? आनंद ने कहा, पता नहीं तुम छुट्टी लेकर आती या नहीं, और इस बीमारी में इलाज भी काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। मैंने उस समय भी यही सोचा कि शायद उसने मेरे बारे में ठीक ही निर्णय लिया होगा। मैंने अपने तबादले के बारे में उससे जिक्र किया तो वह बोला, इस समय तुम्हारा तबादला कराना ठीक नहीं होगा। दीदी बहुत बीमार हैं। माया उनकी देखभाल अच्छी तरह कर ही लेती है। वह इलाज के बारे में सब कुछ जानती भी है। नीलू भी उससे काफ़ी हिल मिल गई है। मेरे आने से इसमें क्या रुकावट आ सकती है? डॉक्टरों का कहना है कि दीदी महीने 2 महीने से ज़्यादा रहेंगी नहीं। फिर मैं भी जयपुर में रहना नहीं चाहता। मेरा अगला तबादला जहाँ होगा तुम वहीं आ जाना, यही ठीक रहेगा। मैं समझ ही नहीं पाई कि वह मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है या मेरी भलाई चाहता है। मैं नीलू से जब भी कुछ बोलना चाहती, वह माँ मुझे परेशान मत करो कहकर भाग जाती। माया दिल की अच्छी लगती थी, देखने में भी सुंदर थी। वह नीलू से बहुत प्यार करती थी, परंतु मैंने पाया कि वह मेरे पति और बेटी के कुछ ज़्यादा ही करीब है। वातावरण कुछ बोझिल सा लगने लगा। ननद मुझसे ठीक तरह से बोलती ही नहीं थी। वह बोलने की स्थिति में थी भी नहीं, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर और बीमार थी। मैं वहाँ 2 दिनों से ज़्यादा रुक ना पाई। जाने से पहले मैंने रजनी को अपनी मजबूरी बताते हुए फ़ोन कर दिया था। जब दिल्ली लौटी तो मन में दुविधा थी, क्या मुझे ज़बरदस्ती वहाँ रुक जाना चाहिए था? पर किसके लिए रुकती? सब तो मुझे अजनबी समझते थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुश्किल से 10 दिन बीते होंगे कि आनंद का पत्र आया। दीदी की मृत्यु उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुम दिल्ली लौटी। मैंने यहाँ से तबादले के लिए अर्जी डाल दी है। आगे कुछ नहीं लिखा था। मैंने संवेदना प्रकट करते हुए जवाब भेज दिया था। इसके बाद 1 महीना बीत गया। आनंद ने मेरे किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। मैंने चिंतातुर जब बैंक मुख्यालय को फ़ोन किया तो पता चला कि आनंद 15 दिन पहले ही तबादला लेकर मुंबई जा चुका है। उसने जाने की मुझे कोई खबर नहीं दी थी। मेरा मन आनंद की तरफ से उचट गया। मुझे मर्दों से नफरत सी होने लगी। इस प्रकार मुझसे दूरी बनाए रखने का क्या कारण हो सकता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने अभी तक अपनी घर की स्थिति के बारे में पिताजी को कुछ नहीं बताया था। सोचा उन्हें क्यों परेशानी में डालूं। माँ तो थी नहीं। पिताजी वैसे भी व्यापार के सिलसिले में हमेशा ही दौरे पर रहते थे। अभी मैं सोच ही रही थी कि पिताजी से मिल आऊं कि आनंद का पत्र आ गया। पत्र देखकर मेरा मन आनंदित हो गया। बड़े ही उत्साह से मैंने पत्र खोला। अब तो मैं नौकरी छोड़कर भी अपनी बच्ची और पति के पास लौटने के लिए बेताब हो रही थी। कितनी अजीब होती है नारी। अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करते हुए परिवार से अलग हुई थी। अब उसी प्रकार परिवार से जुड़ने के लिए सब कुछ छोड़ने को उद्यत हो गई। लेकिन पत्र पढ़ते ही मेरा चेहरा फक पड़ गया। ऐसा लगा मानो हजारों बरछियाँ शरीर को छलनी कर रही हूँ। बड़े ही अन्य विनय से कड़वी दवा पर मीठी टिकिया का लेप चढ़ाकर पत्र भेजा था। सारांश यही था कि वह माया से विवाह करना चाहता है। माया के घर में उसका बच्चा है। वह मुझसे तलाक चाहता है। मेरी समझ में सारी बातें आ गईं। मुझसे अलगाव रखना, चिट्ठी न लिखना और खिंचे खिंचे रहने के पीछे क्या कारण था, यह मैं समझ गई। उस कायर की दुर्बलता पर मुझे हंसी आई। साफ साफ कह देता तो क्या मैं मुकर जाती? मुझे नीलिमा के लिए डर लगने लगा था, परंतु उसने लिखा था, नीलिमा माया से बहुत प्यार करती है, इसलिए वह हमारे साथ ही रहेगी। मैंने अपने दिल को कठोर बनाकर तलाक के कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए।
कानूनी कार्रवाई के बाद 4 वर्षों में तलाक भी हो गया। मैं पिता के पास चेन्नई लौट आई। मैंने व्यापार में पिताजी का हाथ बटाने का निश्चय कर लिया। दिल्ली की नौकरी से भी इस्तीफ़ा दे दिया। चेन्नई में हमारी कंपनी खूब अच्छी चल रही थी। मैंने पूरी निष्ठा से अपने को काम में समर्पित कर दिया, पर पिताजी वह सदमा झेल ना पाए। तलाक होने के 2 महीने बाद ही हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई। मेरी जिंदगी की गाड़ी मंथर गति से आगे बढ़ने लगी। मैं कई मर्दों से व्यापार के दौरान मिलती, परंतु किसी से भी व्यापारिक चर्चा के अलावा कोई बात न करती। लोग मुझसे कहते भी कि तुम दोबारा विवाह क्यों नहीं कर लेती, परंतु मैंने पुनर्विवाह न करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से कार में लौट रही थी तो एक शराबी मेरी गाड़ी से टकराकर गिर पड़ा। मैंने गाड़ी रोकी और उसे अस्पताल ले गई, उसका इलाज करवाया। बाद में पर्चा पूछने पर उसने अपना नाम विकास बताया। उसने बताया कि उसकी पत्नी किरण कुछ दिन पहले मर गई है। शादी हुए 2 साल ही हुए हैं कि वह गुजर गई। उसके वियोग को सहन न कर पाने के कारण विकास ने शराब पीना शुरू कर दिया था। विकास का भी कपड़े का व्यापार था, पर उसने किरण के गुजर जाने के बाद उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। दुखी ही दुखियारे का दुख समझ सकता है। मैंने विकास को सहारा दिया, उसके अंदर प्रेरणा जगाई। धीरे धीरे विकास मुझसे प्रेम करने लगा। उसने शादी का प्रस्ताव रखा तो मैं झिझकी। तब उसने कहा, मुझे अपने पर विश्वास नहीं है। अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मैं फिर से कहीं शराबी ना बन जाऊं। मैंने सोचा, दिशाहीन चलती अपनी जीवन नैया को अगर खेवैया मिल रहा है तो इनकार नहीं करना चाहिए। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत भी थी ही, पर मन ने सचेत किया, आज इसे मेरी ज़रूरत है, कल ज़रूरत ना पड़े तो आनंद की तरह ही दूध की मक्खी के समान फेंक दे। तो मैंने उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम दोनों का व्यापार एक जैसा होने के कारण हम अक्सर मिलते, परंतु विकास ने दोबारा मुझसे इस बारे में चर्चा नहीं की। हम दोनों होटल में व्यापार के सिलसिले में ही एक गोष्ठी में भाग लेने गए थे। विकास ने मुझे विचारों के घेरे से बाहर निकाला। सावित्री, तुमने कुछ भी नहीं खाया, सारे लोग खाकर जा चुके हैं। मैंने कहा, ओह, मुझे माफ़ कर दो विकास, पुरानी यादों में मैं खो गई थी। मैं समझ गया था, मैंने उन लोगों से कह दिया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो हम यहाँ से सीधे आनंद के पास चलते हैं। अभी वे लोग हमें आनंद से मिलने देंगे? कम से कम नीलिमा से तो मिल लोगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, स्वयं ही चली जाऊंगी, तुम गोष्ठी में जाओ। उसने मेरी बात ना मानी। अपने सहायक को सारी बातें समझाकर वह मेरे साथ चल पड़ा। उसने अपने ड्राइवर से गाड़ी घर भेजने को कह दिया। जब हम अस्पताल पहुँचे तो नीलिमा बाहर ही खड़ी मिली। वह रो रही थी। अश्रुपूरित नेत्रों से उसने हमसे जुदा होने के बाद की कहानी सुनाई। जब माया ने आनंद से विवाह किया तो नीलू बहुत खुश थी। माया उससे बहुत प्यार करती थी। आनंद भी बहुत खुश था, परंतु नीलू को माया का धीरे धीरे आनंद के करीब आना अच्छा न लगा। वह थी भी जिद्दी। आनंद का प्यार उसके लिए कम होने पर वह सह नहीं पाई। माया को वह कभी आनंद के साथ कहीं न जाने देती और उसके करीब भी न जाने देती। इस बात को लेकर हर रोज़ झगड़ा होता, तकरार होती, परंतु अंत में जीत नीलू की ही होती। जब माया का बेटा हुआ तो नीलू को बहुत अच्छा लगा, लेकिन माया गुड्डू को सदा नीलू से दूर दूर ही रखती। एक दिन गुड्डू पालने में सो रहा था। माया रसोई में खाना बना रही थी। अचानक वह जाग गया और रोने लगा। नीलू अपने कमरे से भागकर आई और गुड्डू को गोद में उठाना चाहा। वह नीचे गिरने को हुआ तो माया ने उसे उठा लिया। माया ने सोचा कि वह गुड्डू को पालने से नीचे गिराना चाह रही थी। नीलू ने कितना समझाने की कोशिश की, परंतु ना तो वह समझी, ना ही उसने आनंद को समझाने का मौका दिया। आनंद के ऐसे कान भरे कि रात में उसने नीलू को मारा भी। इस घटना के बाद उस परिवार में एक दरार उत्पन्न हो गई जो बढ़ती ही गई। ऐसे ही वातावरण में दुखी, तिरस्कृत, उपेक्षित, प्यार के लिए तरसती, बिलखती नीलू बड़ी होती गई। मुझे सोचकर हैरानी होती है कि आनंद ने अपने ही खून को इस तरह लाचार, विवश और दुखी क्यों बनाया। इस घटना के बाद जब से आनंद का तबादला चेन्नई हुआ, तब से नीलू हर रोज़ यही सोचती
कि उसकी माँ उसे दोबारा मिल जाए। मैंने अश्रुपूरित नेत्रों से बेटी को देखा। 9 साल की उम्र में उसने क्या कुछ नहीं देखा और सहा था। आनंद और माया हर जगह गुड्डू को ले जाते और नीलिमा को घर पर छोड़ जाते। इस बार भी डिज्नीलैंड से लौटते समय कार दुर्घटना में यह हादसा हो गया था। माया की मौत हो गई थी और आनंद भी बुरी तरह जख्मी हो जीवन व मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। गुड्डू को तनिक भी चोट नहीं आई थी। नीलिमा यह सब बता रही थी। उसी दौरान आनंद भी गुजर गया। उससे कुछ कहने सुनने का मौका भी ना मिला। मैं दोनों बच्चों को घर ले आई। विकास ने आनंद के अंतिम संस्कार में मेरी काफ़ी मदद की। पूछताछ के दौरान पता चला कि माया का कोई रिश्तेदार नहीं था। मैं सोच रही थी कि किस रिश्ते से बच्चे को यहाँ रखूँगी, स्कूल में उसका क्या नाम दूँगी। सोच में डूबी ही थी कि नीलू अंदर आई। उसने पूछा, माँ क्या तुम गुड्डू की भी माँ बनोगी? मैंने कहा, मैं गुड्डू की माँ ही तो हूँ। मैंने आपको कितना गलत समझा था माँ, नीलू आत्मग्लानि से भरकर बोली। मेरी भी तो कुछ गलती थी। मैंने आपसे मिलने की बहुत कोशिश की पर पिताजी और माया आंटी ने मौका ही नहीं दिया। बेटी, जो गुजर गए उनके बारे में अब शब्द नहीं कहते। गुड्डू रोता हुआ वहाँ आया। 3 बरस का गोल मटोल गुड्डू बहुत प्यारा लगता था। तोतली जबान में जब उसने पुकारा दीदी, तो नीलू ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, गुड्डू ये हमारी माँ है। मैंने उसे गोद में लेकर पुचकारा। वह बहुत देर तक मम्मी मम्मी कहकर रोता रहा। मैं सोचने लगी, जिस पति ने मुझे मेरी बेटी से इसलिए अलग किया था क्योंकि उसके अनुसार मुझ में ममता नहीं थी, स्नेह नहीं था, और अब समय का खेल देखिए, उसके बच्चे मेरी गोद में आ गए। इतने में विकास भीतर आया और बोला, आज इन बच्चों की परवरिश के लिए पिता का स्थान मुझे दे सकोगी? मैंने कहा, हमारे बच्चे होंगे तो क्या होगा? सरकार के परिवार नियोजन का बोर्ड नहीं देखा? 2 बच्चे बस, 2 से अधिक नहीं। मैंने ऑपरेशन करवा लिया है, वह बोला। अगर मैं विवाह से इनकार कर देती तो? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इनकार कर दो तब भी ये बच्चे हमारे ही रहेंगे। इन बच्चों को हमने साथ साथ ही पाया है, इसलिए मैंने इनका संरक्षक बनकर जीवन गुजारने का निश्चय कर लिया है। इससे आगे मुझ में इनकार करने की शक्ति नहीं थी। परंतु मैंने नीलिमा को बुलाकर पूछा, विकास अंकल को पापा कह सकोगी? अगर गुड्डू के लिए तुम माँ हो तो अंकल हम दोनों के पापा हुए ना। हम उस अनजाने पल में एक दूसरे से पूरी तरह बन चुके थे। मैंने कृतज्ञता भरी दृष्टि से विकास की ओर देखा। मेरी नज़रों में छिपी सहमति विकास की नज़रों से छिप ना सकी।